हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हम लोगों ने इनकम टैक्स में चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जो ना आपका सेक्शन 6 सेक्शन 5 दोनों कंप्लीट हो गया था। फिर हमने पढ़ाया था आपको भाई क्वेश्चंस कुछ कंप्लीट कराए थे। ठीक है। उसके बाद आपका जो सेक्शन 5 है, उसमें कुछ आपके मीनिंग है। मतलब कि उस मीनिंग को क्लियर करेंगे भाई सेक्शन 9 में। हमने आपको बताया था सेक्शन 5 में इनकम के बारे में। अलग अलग टाइप्स की इनकम होती है। इनकम नंबर 1, इनकम नंबर 2, इनकम नंबर 3। तो ये सारी इनकम की मीनिंग में, जैसे कि कोई वर्ड अक्रू, एराइज, डीम टू अक्रू, आर एराइज, ये वर्ड यूज होते हैं। इन वर्ड को हम लोग सेक्शन 9 में कंप्लीट क्लियर करेंगे। ठीक है ना। तो ये प्रोविजंस अलग से दे रखा है सेक्शन 9 मीनिंग का अच्छे से क्लैरिफिकेशन। ठीक है। तो सेक्शन 9 इनकम डीम टू अक्रू आर एराइज इन इंडिया। ओके। तो हम सबसे पहले इसकी मीनिंग को समझेंगे। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम डीम टू अक्रू एराइज आर इन इंडिया, मतलब एराइज इन इंडिया। चलो, तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देख लो, समझ लो। टू टैक्स इनकम्स दैट डू नॉट एक्चुअली अराइज इन इंडिया। मतलब कि आपका वो जो इनकम है, वो इंडिया में अराइज नहीं हो रही है, फिर भी उस पे टैक्स लग जाता है। क्यों? क्योंकि बट डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। ठीक है ना। वो इनकम एक्चुअली इनकम इंडिया में अराइज नहीं होती है, बट डीम टू अराइज इंडिया में होती है। ठीक है ना। टू a strong nexus with इंडिया। ओके। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई अगर आपकी कोई इनकम है, जो इनकी इनकम इंडिया में राइज नहीं हो रही है, बट डीम टू राइज इंडिया में हो रही है, तो वो भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। ओके। तो इसके केस में हमने बताया नॉट एक्चुअली अराइज इन इंडिया, ये देखो, बट डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। क्लियर? समझ में आया? अब ये अप्लीकेबिलिटी किसके केस में हो रही है? मेनली अप्लाई टू नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनीज के केस में होता है। ठीक है ना। तो ये जो अप्लीकेबल होता है अक्रू एराइज, डीम टू अक्रू एराइज, ये अप्लीकेबल नॉन रेसिडेंट को होता है या फिर फॉरेन कंपनी के लिए होता है। वो कैसे? अभी हम जब आपको क्वेश्चंस कराएंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा, अगर अभी नहीं कुछ समझ में आ रहा होगा तो। ठीक है। चलो, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अब जैसे कि हमने बताया अक्रू एराइज इन इंडिया नहीं है, फिर भी इंडिया की इनकम मानी जाएगी और इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है ना। तो उसमें से फर्स्ट केस है यदि बिजनेस का कनेक्शन इंडिया में है। ठीक है ना। इनकम ऐसी अराइज हो रही है जिससे कि भाई फॉरेन में बिजनेस है या कुछ भी है, बट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है। ओके। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज फर्स्ट। ओके। तो बिजनेस कनेक्शन कैसे? इनकम अराइजिंग थ्रू एनी बिजनेस। किसके द्वारा? किसी बिजनेस के द्वारा जिसका कनेक्शन इन इंडिया इज डीम टू अक्रू एराइज इन इंडिया। ठीक है ना। अब जैसे कि आपकी फॉरेन कंपनी, अ फॉरेन कंपनी हैविंग एन एजेंट इन इंडिया। अब आपको बिजनेस कनेक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। देखो, फॉरेन कंपनी है। ठीक है। तो अब ये फॉरेन कंपनी भाई फॉरेन में बिजनेस कर रही है, बट भाई फॉरेन में इसकी कंपनी है, बट इसके एजेंट क्या है? इंडिया में है। एजेंट कैसे? मतलब ये एजेंट क्या करते हैं? कस्टमर को इंडिया से हायर करके भाई उस कंपनी को प्रोवाइड कराते हैं, या फिर कैसा भी बिजनेस कनेक्शन होगा। जब बिजनेस कनेक्शन होता है तो वो इनकम डीम टू अक्रू या फिर डीम टू अराइज इन इंडिया मान लिया जाता है। ठीक है ना। तो अगर डीम टू अक्रू या अराइज इन इंडिया है,
तो वो टैक्सेबल इंडिया में हो जाएगा। ओके, तो इसकी मीनिंग समझ में आ गई होगी। डीम टू अक्रू एराइज इन इंडिया किस बिजनेस कनेक्शन की वजह से, किसकी वजह से, आपका बिजनेस कनेक्शन कैसे होता है। आई होप आपको सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सेकेंड, प्रॉपर्टी आर असेट इन इंडिया। प्रॉपर्टी आर असेट इन इंडिया सेकेंड पॉइंट है। मतलब कहने का, आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है। इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी असेट्स आर सोर्स लोकेटेड इन इंडिया इज टैक्सेबल है। हाँ, सेकेंड पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी असेट आर सोर्स लोकेटेड इन इंडिया इज टैक्सेबल। मतलब फॉरेन का कोई बंदा है, उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, और उस प्रॉपर्टी से कुछ भी उसको क्या हो रहा है, एराइज हो रहा है, तो वो डीम टू अक्रू या एराइज इन इंडिया माना जाएगा। तो ये इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कि रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, कोई फॉरेन का बंदा है, उसकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है, और उससे उसको कोई इनकम एराइज हो रही है, तो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा सेकेंड पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट में आपका ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट इन इंडिया। मतलब कि इंडिया में कोई असेट है जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, और उससे आपको कैपिटल गेन होता है। आप जानते हो कैपिटल गेन कैसे निकलती है। सपोज आपने कोई लैंड खरीद रखा था, अब वो लैंड, भाई मान लो ये 10 करोड़ की थी, अब बाद में आप इसे बेच रहे हो भाई 20 करोड़ का। ठीक है, तो इसमें आपको कैपिटल गेन में और सारे कंसेप्ट बताए जाएंगे, कैसे कैपिटल गेन निकाला जाता है। मत जितना कहने का मतलब प्रॉफिट होगा, वो तुम्हारा कैपिटल गेन बन जाएगा। ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट इन इंडिया, capital gains from the transfer of a capital asset situated in India are taxable. Okay, एग्जाम्पल जैसे कि सोल ऑफ लैंड इज इंडिया बाय अ नॉन रेसिडेंट। कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन है, उसका क्या है, इंडिया में लैंड है। अब वो लैंड को बेच करके अगर किसी भी प्रकार का प्रॉफिट अर्न करता है, लाइक कैपिटल गेन वगैरह, तो वो नॉन रेसिडेंट पर्सन को, भले ही नॉन रेसिडेंट है, उसकी ऐसी इनकम पे उसे टैक्स पे करना पड़ जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि भाई कोई नॉन रेसिडेंट है, उसकी कोई लैंड है इंडिया में, और उसे बेचकर अगर उसे कैपिटल गेन हो रहा है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। इंडिया आर टैक्सेबल। नेक्स्ट, फोर इनकम। फोर पॉइंट में क्या कह रहा है, अदर इनकम डीम्ड इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट है इसमें सैलरी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। मतलब कि कोई अपना नॉन रेजिडेंट पर्सन है, हमने बताया ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, नॉन रेजिडेंट या कंपनी के लिए। तो अगर कोई आपका नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और उसे सर्विस का क्या मिल रहा है, भाई सैलरी, तो वो सैलरी भाई क्या होगी, डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया मानी जाएगी, और इस ये इनकम उसकी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। सैलरी पेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन अब्रॉड। मतलब कि इंडिया का गवर्नमेंट भाई अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई अब्रॉड में क्या करता है, भाई सर्विस के लिए। सपोज आप जानते हो कि हमारी क्या होती है, बहुत सारी क्या होती है, एजेंसी बाहर कंट्री में भी चलती हैं, आप जानते हो। तो उस एजेंसी में यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई काम करता है गवर्नमेंट के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, तो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी सैलरी रिसीव्ड होगी, वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है ना। बट एक पॉइंट यहाँ याद रखना, यदि उसे किसी भी प्रकार का परक्यूजिट मिलता है। अब पर्क क्या होता है, ये हम आपको, हेड एक है आपका सैलरी हेड।
ठीक है, उस सैलरी हेड में आपको बताएंगे कि भाई ये परक्यूजिट क्या होती है। कहने का सिंपल मतलब है, अगर फॉरेन में कोई बंदा जाता है, उसकी जॉब भाई फॉरेन में, इंडियन गवर्नमेंट उसे फॉरेन में भेजती है जॉब के पर्पज से, ठीक है। तो वो जॉब करेगा तो वहां पे कहीं रहेगा भाई, गाड़ी से आना जाना सब कुछ, तो उसके लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो उसे बोलते हैं परक्यूजिट, ठीक है ना, अलाउंस वगैरह। तो ये सारे सब टैक्सेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब्रॉड मतलब आउटसाइड इंडिया अगर परक्यूजिट वगैरह मिलती है तो वो टैक्सेबल नहीं होती है। थर्ड पॉइंट में क्या है भाई, आपका डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। अगर आपकी इंडियन कंपनी के द्वारा डिविडेंड मिलता है भाई, वो बंदा, वो असेसी आपका नॉन रेजिडेंट हो, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में वो डिविडेंड अगर अर्न करता है इंडियन कंपनी से तो वो भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट आर इंडियन कंसर्न, मतलब कि अगर कोई भी इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है गवर्नमेंट से या फिर कोई भी कंसर्न हो, भाई इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई भी हो, बैंक वगैरह है, सपोज इंडियन बैंक में कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन अपना पैसा जमा कर रखा है, और वो पैसा, भाई आप जानते हो बैंक में पैसा जमा होता है तो क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, कहाँ, इंडिया में। अब आगे, रॉयल्टी यूज्ड फॉर बिजनेस इन इंडिया, मतलब कि फॉरेन की रॉयल्टी इंडिया में यूज की जा रही है, ठीक है ना। कोई भी रॉयल्टी अगर इंडिया में यूज करके भी उससे क्या अर्न किया जा रहा है, प्रॉफिट, पैसा अर्न किया जा रहा है, इनकम राइज की जा रही है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज यूज्ड इन इंडिया, अगर कोई पर्सन टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, और इंडिया में प्रोवाइड कर रहा है, तो इस टेक्निकल सर्विस के बदले उसे कोई कंसिडरेशन मिलेगा, फीस मिलेगा, तो वो फीस क्या होती है, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, भले ही असेसी, इट मीन पर्सन क्या है, वो नॉन रेसिडेंट है। ओके, आई होप ये सारे अदर डीम्ड इनकम जो डीम्ड माना जाता है कि इंडिया में आपको एराइज हुई है, वो समझ में आ गए होंगे ये सारे केसेस। इन सारे केसेस से बन करके आपको के मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, आपको इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन में पूछ सकता है एमसीक्यू में, या फिर आपका कोई बड़ा क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है। अब देखो, एक्सप्लेनेशन फाइव, फाइव का मतलब 5 पॉइंट है जिसमें इनडायरेक्ट ट्रांसफर रूल। सपोज देखो क्या है, शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी डिराइविंग 50% मोर पर, मतलब कि 50% से ज्यादा उस कंपनी का असेट इंडिया में है, ठीक है ना, वैल्यू फ्रॉम इंडियन असेट आर डीम टू बी सिचुएटेड इन इंडिया, तो उसके द्वारा आपको क्या है, कोई भी इनकम एराइज होती है तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी deriving more than 50% value from Indian asset are deemed to be situated in India। ओके, समझ में आ गया। कोई भी आपकी फॉरेन कंपनी है, उस फॉरेन कंपनी का क्या असेट 50% से ज्यादा इंडिया में है, तो उसे डीम टू बी सिचुएटेड इन इंडिया मान लिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि वोडाफोन का केस है, ठीक है ना, वोडाफोन का एग्जाम्पल इस केस में सुटेबल बैठता है, ठीक है ना। कोई एग्जांपल ऐसे ले ले, सपोज देखो कोई भी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, उसके शेयर इंडिया में मोर देन 50% है, तो वो कंपनी को हम इंडिया में सिचुएटेड मान लेंगे। अब इन्वेस्ट इंडिया में सिचुएटेड मानेंगे तो उसके द्वारा जो भी इंडिया प्रॉफिट अर्न किया जाएगा वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ट्रांसफर या असेट वगैरह ट्रांसफर की बात की जाए तो भाई असेट को ट्रांसफर करेगा, जो भी उससे कैपिटल गेन अराइज होगा वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस की बात। एक्सेप्शंस में आपका क्या आता है,
इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में नॉट बी टैक्सेबल इफ सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। मतलब कि हमने अभी इंटरेस्ट की बात की। अगर किसी बैंक में हमारा पैसा जमा है और वो नॉन रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है ना, सपोज मैं नॉन रेजिडेंट बंदा हूं और मेरा पैसा इंडिया के बैंक में जमा है, इंडिया के बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल होता है, ठीक है ना। लेकिन उस केस में टैक्सेबल नहीं होगा जैसे कि सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। मतलब कि रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, ठीक है ना, आउटसाइड इंडिया में सर्विस दिया जा रहा है और उसके द्वारा जो पैसा रिसीव्ड होता है, तो नॉन रेजिडेंट की बात हो रही है, तो यहां इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि आउटसाइड नॉन रेजिडेंट पर्सन है, आउटसाइड इंडिया वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो टैक्सेबल क्यों होगी? सिंपल सी बात है। पेमेंट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब अब पेमेंट, सर्विस भी आउटसाइड इंडिया, पेमेंट भी आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया में किस बात का टैक्स भाई? ओके। डीटीए प्रोवाइड्स रिलीफ हो, मतलब कि डुअल टैक्स एक रिलीफ है, मतलब कि डबल टैक्सेशन ना हो, इसका रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। अगर ऐसा है कि कोई भी बंदा है जो कि फॉरेन में टैक्स प्रोवाइड करता है और इंडिया में भी उसका टैक्स बन रहा है, तो इस केस में उसको इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये एक आपका केस है डीटीएए, तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट टॉपिक में। समरी टेबल देख लो। समरी टेबल क्या है? बिजनेस कनेक्शन के द्वारा यदि कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन क्या करता है, इनकम अर्न करता है, तो वो बिजनेस कनेक्शन आपका क्या कहलाएगा? मतलब डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया। ऐसी इनकम इंडिया में आपकी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। प्रॉपर्टी इन इंडिया, और प्रॉपर्टी अगर आपकी इंडिया में है उससे इनकम अराइज हो रहा है, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। कैपिटल एसेट इन इंडिया, भाई एक लैंड है हमने ट्रांसफर कर दिया किसी को, उससे कुछ कैपिटल गेन अराइज हुआ, तो वो भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। आपका भले ये नॉन रेजिडेंट पर्सन हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इंडिया में अगर असेट है उसे ट्रांसफर करके हमें कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। इनडायरेक्ट असेट ट्रांसफर होगा, तो उसमें भी आपका टैक्सेबल माना जाएगा, ठीक है ना। टेक्निकल रॉयल्टी इंटरेस्ट टैक्सेबल होती हैं एक्सेप्शंस को हटा करके। हमने अभी एक्सेप्शंस की बात की थी, उन एक्सेप्शंस को छोड़ करके आपकी टेक्निकल फीस हो, रॉयल्टी हो, इंटरेस्ट हो, ये सारा इंडिया में टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। ओके। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स में पहले लिखा है, देखो क्या कह रहा है। हायर चार्जेस आर रेंट पेड आउटसाइड इंडिया फॉर द यूज ऑफ मशीनरी आर बिल्डिंग सिचुएटेड इन इंडिया। देखो, मतलब कहने का, कोई नॉन रेजिडेंट बंदा है, ठीक है ना। अब नॉन रेजिडेंट पर्सन है, उसकी क्या है, कोई लैंड है, बिल्डिंग है, इंडिया में है, मशीनरी है, इंडिया में है, ठीक है। और इंडिया में किसी को वो किस पर्पज के लिए दी गई है? रेंट पेड आउटसाइड इंडिया। हायर चार्जेस आर रेंट पेड आउटसाइड इंडिया फॉर द यूज ऑफ मशीनरी आर बिल्डिंग सिचुएटेड इन इंडिया। हाँ, ये ऐसा है। मतलब कहने का, आपकी बिल्डिंग, लैंड या फिर कोई मशीनरी है, इंडिया में है, बट हायर चार्जेस पे कर रहा हो आउटसाइड इंडिया। भाई आप उसका ओनर कोई भी हो, भले ही नॉन रेसिडेंट हो। प्रॉपर्टी अभी हमने ऊपर बताया था ना, प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, अगर ऐसी है प्रॉपर्टी, तो उसके द्वारा जो एराइज या डीम टू एक्रू या एराइज हो रही है इनकम, वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। आप हायर चार्जेस किसी मशीनरी का या फिर किसी प्लांट का या फिर किसी बिल्डिंग का आउटसाइड इंडिया पे करो, इससे कोई दिक्कत नहीं, उसका ओनर आउटसाइड इंडिया है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। बट एसेट जो हो वो इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके। सेकेंड एग्जांपल क्या कह रहा है? डिपॉजिट विद इंडियन कंपनी फॉर विच इंटरेस्ट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। भाई इंडियन कंपनी में आपने पैसा जमा कर दिया और उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आप भले ही आउटसाइड इंडिया रिसीव करो, मतलब कि कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, इंडिया के बैंक में या फिर इंडिया के किसी कंपनी में पैसा डिपॉजिट कर दिया, अब उससे उसे क्या एराइज हो रहा है? इंटरेस्ट एराइज हो रहा है, ठीक है ना।
और इंटरेस्ट राइज होगा, नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन में रह रहा है, तो उसे फॉरेन के बैंक में ही तो जाएगा पैसा ना। सिंपल सी बात है। तो वो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया भले ही कर रहा है, बट इस केस में टैक्सेबल कहाँ होगी? इंडिया में। समझ में ही बात। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में मिस्टर एक्स रेसिडेंट इन न्यूयॉर्क, मतलब न्यूयॉर्क का रेसिडेंट है। यूएसए हैज अ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। अब उसकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहाँ है? इंडिया में। विच हैज बीन गिवन ऑन रेंट बाय हिम, मतलब मिस्टर एक्स को, एक्स क्या है? रेसिडेंट इन न्यूयॉर्क, यूएसए हैज अ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद हिम, मतलब कि वो सिचुएटेड इंडिया में है। विच हैज बीन गिवन ऑन अ रेंट बाय हिम, उसके द्वारा किसी को इंडिया में रेंट पे दे, मतलब दे रखा है वो पर्सन। जो मिस्टर एक्स है उसकी प्रॉपर्टी है। सिंपल सा बात है भाई। एक भाई नॉन रेजिडेंट पर्सन है जो कि न्यूयॉर्क में रहता है, ठीक है ना, न्यूयॉर्क यूएसए, और उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में है। किसी भी पर्सन को वो रेंट पे दे रखा है। अब उससे जो भी रिसीव्ड होगा रेंट, वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। रेंट रिसीव्ड बाय मिस्टर एक्स वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया वेदर सच रेंट इज रिसीव्ड बाय हिम इंडिया आर आउटसाइड इंडिया। भाई रेंट चाहे वो इंडिया में रिसीव करे आकर के, चाहे फॉरेन में डायरेक्ट उसका टेनेंट ट्रांसफर कर दे, उससे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। असेट इंडिया में सिचुएटेड है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखो, इंडिया एज द हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इफ अ नॉन रेसिडेंट, एक कौन है? नॉन रेसिडेंट है जिसका नाम है ए। क्या है? ए। बोरो मनी, क्या कर रहा है वो? बोरो कर रहा मनी फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट बी से। मतलब एक नॉन रेसिडेंट ए है, ये नॉन रेसिडेंट है, एक नॉन रेसिडेंट बी है, ठीक है ना। नॉन रेसिडेंट से बोरो कर रहा है क्या? पैसा ए। ओके। एंड इन्वेस्ट द सेम इन द से इंडियन शेयर कंपनी में, मतलब कि सेम इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा? इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी इंटरेस्ट पेएबल, क्या है? इंटरेस्ट पेएबल। भाई इंटरेस्ट सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट कहाँ पे करेगा? आउटसाइड इंडिया, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट से लिया था लोन। ओके, चलो। तो आपका ये नॉन रेसिडेंट क्या है? नॉन रेसिडेंट है। हाँ, क्या कह रहा है? एक सेकेंड। ठीक। हाँ, तो अब इस केस में जो ये इंटरेस्ट होगा, कह रहा है इन्वेस्ट कर रहा है सेम इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, इंटरेस्ट पेएबल बाय ए टू बी विल बी डीम टू अक्रू ए राइज इन इंडिया। देखो, समझो इस केस को। सर अभी नहीं शो हो रही, हाँ हाँ, होने लगे। देखो बच्चों, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ए इंटरेस्ट पे कर रहा है बी को, ठीक है ना, विल नॉट बी डीम टू अक्रू एराइज इन इंडिया। तो ये जो है, इस इनकम को अक्रू या एराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। बी को पे कर रहा है बी नॉन रेजिडेंट, वन एक ए नॉन रेजिडेंट, बी नॉन रेजिडेंट। ए नॉन रेजिडेंट क्या करता है? बी नॉन रेजिडेंट से लोन लेता है या कुछ भी बोरो करता है मनी। अब वो बोरो करेगा, सिंपल सी बात है, उसको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बी को। ओके। तो अब या इस केस में भाई जो इंटरेस्ट पे करेगा, तो वो, भाई जब दोनों नॉन रेजिडेंट इंटरेस्ट पे करना, भाई लोन लेना, तो ये इंडिया में क्यों टैक्सेबल होगा? नहीं होगा बी को। अब वही पैसे को ये जो भाई इंडियन कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है, जो डिविडेंड या फिर जो शेयर कैपिटल, भाई शेयर एप्रिसिएशन होगा, शेयर कैपिटल मिलेगा, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, चलो। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल है आपका
Miss Vivitha paid a sum of rupees 5,000 US dollar to Mr. Kul Bhaskar, a management consultant practicing in Colombo, specializing in project financing। मतलब कि जो आपका एक मिस विविथा है वो यूएस डॉलर में मिस कुल शेखरा को पे कर रहा है, जो कि कुल शेखरा आपका इंडियन पर्सन नहीं है, ठीक है ना, ये कोलंबो का है, कोलंबो, specializing in project financing। The payment was made in Colombo। Mr. कुल शेखरा इज अ नॉन रेसिडेंट। ये देखो भाई, कोलंबो इंडिया का है, बात ही नहीं हो रही है, तो सिंपल सी बात, ये नॉन रेसिडेंट है कुल शेखरा। द कंसल्टेंसी इज रिलेटेड टू अ प्रोजेक्ट इन इंडिया। भाई एक नॉन रेजिडेंट पर्सन से हम सर्विस इंडिया में ले रहे हैं, ठीक है ना, और उसे बिल्कुल सिंपल सी बात है, सर्विस के बदले कोई फीस तो पे करना ही पड़ेगा। द कंसल्टेंसी इज रिलेटेड टू अ प्रोजेक्ट इन इंडिया विद पॉसिबल felonies collaboration। in this payment chargeable to tax in India। अब ये पूछ रहा है जो कुल शेखरा को भाई फीस पे की जा रही है, तो क्या ये इंडिया में टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कुल शेखरा, ठीक है ना। सिंस द सर्विस वर यूज्ड इन इंडिया, इंडिया में सर्विस यूज किया जा रहा है। हमने ऊपर अभी पढ़ाया था रेंडर्ड ऑफ सर्विस इन इंडिया, ठीक है ना, रेंडर्ड करने की सर्विस की बात की जा रही थी। ये देखो, एक्सेप्शन में हमने बताया था कि आपका क्या है, किसी भी टेक्निकल सर्विस है, ठीक है ना, टेक्निकल सर्विस रिसीव्ड हो रही है और आपको क्या पे किया जा रहा, आउटसाइड इंडिया। अगर आपको सर्विस रिसीव्ड होता, इंडिया में सर्विस रिसीव्ड हो रही है, पेमेंट आउटसाइड इंडिया है, तो ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा और टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। जो मिस्टर कुल शेखर रहा है उसे इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, तो देखो, मिस्टर कुल शेखर, ये आपका नॉन रेसिडेंट है, चार्जेबल टू टैक्स in respect of India income received outside India only if such income accrue arise deemed to accrue arise in India। भाई ये इनकम आपको अक्रू एराइज इन इंडिया हो रही है, कहाँ हो रही है, अक्रू एराइज इन इंडिया हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो आपको इसे समझना पड़ेगा। एक सेकेंड, चलो, हाँ, देखो अब ये दिख रहा होगा अच्छे से, थोड़ा से दिख नहीं रहा था इसीलिए। हाँ, तो क्या है भाई, आप देखो, जो आपका कुल सेख रहा है वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट इज चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बट सर्विस रेंडर्ड हो रही है इंडिया में। आप इसी से समझ जाओ, अगर सर्विस रेंडर्ड हो रही इंडिया में, तो जो उसके द्वारा उसे अक्रू एराइज हो रही है, हम उसे डीम टू अक्रू एराइज इन इंडिया मान लेंगे, ठीक है ना। द इनकम डीम टू अक्रू एराइज इन इंडिया अंडर सेक्शन 9 comprises inter alia income way of fees for technical services, which includes any consideration for rendering of management technical consultancy services। Therefore payment to management consultant relating to project financing is covered within the scope of fees for technical services। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि ये आपकी डीम्ड मान ली जाएगी, डीम टू अक्रू ए राइज इन इंडिया। तो इस नॉन रेजिडेंट मिस्टर कुल शेखरा को भाई इस इनकम में टैक्स इंडिया में पे करना पड़ जाएगा। एक्सप्लेनेशन दे रखा है सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 जो ऊपर अभी बताए थे। क्लैरिफाई दैट इनकम बाय वे ऑफ इंटर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज
यूटिलाइज इन इंडिया, भाई टेक्निकल सर्विसेज कहाँ यूटिलाइज की जा रही है, इंडिया में, वुड बी डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया मान ली जाएगा, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम, नॉन रेजिडेंट है उसके भी टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, वेदर आर नॉट सच सर्विसेज, मतलब कि वर रेंडर्ड इन इंडिया आर, वेदर आर नॉट the non-resident has resident or place of business connection in India, वो आपका भाई सर्विस रेंडर्ड इंडिया में कर रहा है तो सिंपल सी बात है आपका इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा वो नॉन रेजिडेंट की जो ये फीस रिसीप्ट होगी, ठीक है ना, इस ट्रांजेक्शन से जो उस नॉन रेजिडेंट को फीस रिसीप्ट होगी वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। फिर कह रहा है इन द इंस्टेंट केस since the services were utilized in India, सिंपल सी बात है, the payment received by Mr. Kulsekhara, a non-resident in Colombo, is chargeable to tax in hands of in India, मतलब किसके हैंड में टैक्सेबल होगी, मिस्टर कुलशेखरा के हैंड में इंडिया में, इसे क्यों टैक्सेबल कराया गया, क्योंकि इट इज डीम टू अक्रू ए राइज इन इंडिया माना गया। तो अब आप लोगों को डीम टू अक्रू ए राइज की मीनिंग क्लियर समझ में आ गई होगी, आई होप। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, भाई आप लेक्चर को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, जो हमने कंसेप्ट अभी सेक्शन 6 सेक्शन 5 और सेक्शन 9 पढ़ाया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।